तो चलिए, आज का टॉपिक है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? इसको हम ना शॉर्ट फॉर्म में एनआईए भी बोलते हैं। एनआईए आपने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में या कहीं पे भी ऐसे सुना होगा, न्यूज में सुना होगा कि इसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई, है ना। सीबीआई का भी नाम सुना होगा आपने। ये क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं। सीबीआई का दायरा अलग है, वो अलग चीजों में इन्वेस्टिगेट करता है, एंड एनआईए का दायरा अलग है, ये अलग चीजों के लिए इन्वेस्टिगेशन करता है। तो फिर पुलिस क्या करती है ना? पुलिस का अपना अलग फ्रेमवर्क है। तो हम ये देखेंगे कि जब पुलिस थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हमें एनआईए सीबीआई ऐसी चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए जब मैं एनआईए के कंटेक्स्ट में बात करती हूँ, तो मैं जाऊंगी थोड़ा सा पीछे 2008 में। 2008 में क्या हुआ था? मुंबई टेरर अटैक, है ना। तो उस टेरर अटैक के बाद ये पता चला कि हमारी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, वो उसमें थोड़े से लूप होल्स है। अब आप देखोगे कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है ना। तो स्टेट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट पे सेंटर के लिए कोऑर्डिनेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेंटर ने एक सॉल्यूशन निकाला कि एक ऐसी एजेंसी को स्टैब्लिश करते हैं जिसका काम सिर्फ टेरर के एक्ट्स पे ही इन्वेस्टिगेशन करना हो, है ना। क्योंकि पुलिस के पास तो मल्टीप्लिसिटी है काम की, पता नहीं कितनी कितनी चीजों में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एक अलग से एजेंसी स्टैब्लिश करते हैं जिसका काम सिर्फ टेरर और उससे जुड़ी हुई कुछ गतिविधियों पर इन्वेस्टिगेशन करना हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो वो, so that central government can exercise the jurisdiction और डायरेक्शन दे पाए। वरना तो क्या होता है, 3 लिस्ट होती है ना, ये पढ़ेंगे हम डिटेल में कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई है ना। 7th शेड्यूल, है ना, 3 लिस्ट बनाई गई है। उन्होंने कहा स्टेट लिस्ट, वो टॉपिक जिनके ऊपर स्टेट लॉ बना सकती है ना। हरियाणा स्टेट, यूपी, बिहार, ये अपने अपने अलग से लॉ बना सकती है, अपने तरीके से मैनेज कर सकती है उन सब्जेक्ट्स में। पुलिस उनमें से एक है। दूसरा होता है यूनियन लिस्ट, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। सर कोई एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं आप? यही हो गया एक्सटर्नल अफेयर्स, बिल्कुल, है ना। कम्युनिकेशन, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, है ना। एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट का क्या मतलब है कि दोनों बना सकते हैं, पर सुप्रीमेसी यूनियन लॉ की होगी। जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, अलग स्टेट ने एक लॉ बनाया, यूनियन ने एक लॉ बनाया, दोनों ने बना दिया कॉन्करेंट में, बट दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए तो बात किसकी मानी जाएगी? यूनियन की। तो कॉन्करेंट वो लिस्ट है। तो उन्होंने कहा कि कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे कैसे टॉपिक्स हुए फिर, जैसे कि क्रिमिनल लॉज, वो सारे के सारे कहाँ आते? कॉन्करेंट में आते, कि उनपे यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने कहा कि पुलिस तो स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट में है, लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली को छोड़ के। तो वो कहते हैं कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोऑर्डिनेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स कोऑपरेट नहीं करती। आपने एग्जांपल देखा होगा, वेस्ट बंगाल ने सीबीआई ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करने से रोक दिया था, है ना। तो सीबीआई को परमिशन की जरूरत पड़ती है, कोई भी केस अगर वो स्टेट का हैंड ओवर करते हैं, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है हेल्प की, वो वहां से अपनी पावर ड्रॉ करते हैं। बट एनआईए जब स्टैब्लिश किया गया, तो इस बात का ध्यान रखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ना लेनी पड़े, बिकॉज ये किससे डील कर रहे हैं? एक्ट ऑफ टेररिज्म से, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इनके इनके ऊपर पूरी की पूरी कमांड किसकी होनी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए, है ना, ताकि स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत ही ना पड़े। अब सपोज कोई एक्ट ऑफ टेरर हुआ है और गवर्नमेंट कॉपरेट करने से मना कर देती है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी? करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे में ध्यान रखा गया कि एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ ना अप्लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ अप्लाई हो, ना कि स्टेट का कोई से हो। तो एनआईए एक ऐसी एजेंसी बन के आई। ठीक है। तो हम पूछेंगे कि इसका ओरिजिन कहां से हो, तो हम सबको पता है 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद देखा गया कि पुलिस में बेसिकली क्या है, लूप होल्स है, वो इन्वेस्टिगेट उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाई।
इंटेलिजेंस को उतना इफेक्टिवली डील नहीं कर पाई, उन इनपुट्स पे उतना जल्दी एक्ट नहीं कर पाई, तो हमें एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसलिए फिर हमने एनआईए एस्टैब्लिश किया। तो व्हाट इज एनआईए, क्या है एनआईए? एनआईए इज इंडियाज प्रीमियर काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। टेररिज्म के जितने भी एक्ट होंगे उन पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनआईए एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। जो भी ऐसे ऑफेंसेस जो इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को इंपैक्ट करते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस जो इंडिया की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी को इंपैक्ट करते हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एनआईए एस्टैब्लिश हुआ, ऑपरेट अंडर एनआईए एक्ट 2008। ऐसी बॉडीज जो किसी एक्ट से एस्टैब्लिश होती हैं उनको क्या कहा जाता है? स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो पहले एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट में और उस एक्ट में ये बात बोली गई कि एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। तो उस एक्ट से पावर आई ना इसके पास, तो उस एक्ट से इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश्ड बॉडीज है उनको क्या कहा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना। तो जो एक्ट से कोई बॉडी बनती है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है? कैसे? एनआईए तो है क्योंकि वो एक्ट से बनी है। कहां सीबीआई अपनी पावर कहां से ड्रॉ करती है? देखो, सीबीआई अपनी पावर ड्रॉ करती है दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से, ठीक है। पर अपनी पावर ड्रॉ करती है ना कि उसके तहत एस्टेब्लिश की गई है। तो पॉलिटी में माइन्यूट सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्योंकि वो सिर्फ उस एक्ट से अपनी पावर ड्रॉ करती है ना कि उस एक्ट से एस्टेब्लिश की गई है। बट एनआईए इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड अंडर एनआईए एक्ट 2008, सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में सीबीआई करा दूंगी सो दैट तुम्हें कोरिलेशन पता चल जाएगी कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली। ब्रांचेस रहेंगे अक्रॉस द स्टेट्स, ठीक है। चलिए, बैकग्राउंड क्या है? 26/11 का मुंबई टेरर अटैक हुआ 2018 में, तो हमें एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी की नीड फील हुई जो टेरर केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सके, है ना। एस्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट अंडर यूनियन लिस्ट पावर्स। बता रहे ना कि सेंटर की का चलेगा सब, तो यूनियन लिस्ट पावर के तहत इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ना ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। लीगल बेसिस, अब उसमें क्या होता है, जो एक्ट पास किया गया ना 2018 का, तो उसने इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दी। थोड़ी सी वो बॉडी ना स्ट्रांग होती है, उनके पास पावर होती है जो किसी एक्ट से बनी हुई होती है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई होती है उनके पास और भी ज्यादा पावर्स होती है ना। तो अब इसने क्या किया, कुछ ऑफेंसेस को ना शेड्यूल ऑफेंसेस कहा इस एक्ट में, कि अगर आप इनसे जुड़े कोई भी क्राइम करते हो तो उसको शेड्यूल ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा, और जो शेड्यूल ऑफेंसेस होंगे उनमें एनआईए विल इन्वेस्टिगेट। आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑफेंसेस शेड्यूल ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है। एम्पावर्स एनआईए टू टेक ओवर द केसेस फ्रॉम स्टेट्स। दो तरीके हैं एनआईए। अब देखो, कोई भी एक्ट होता है, टेरर का एक्ट होता है, किसी स्टेट में होगा, तो अब क्या करेगा, एनआईए को जांच देनी है। या तो यूनियन गवर्नमेंट खुद एनआईए को कहेगी कि आप जांच कीजिए, या फिर एनआईए स्टेट गवर्नमेंट भी इनवाइट कर सकती है कि हम चाहते हैं कि एनआईए इस केस में आकर के इन्वेस्टिगेट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा। या फिर ऐसा हो सकता है एनआईए सुओ मोटो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे हमें खुद ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जाके, तो फिर वहां स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। सीबीआई के केस में चाहिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करती है कि हाँ इस केस की जांच सीबीआई कर सकती है, तब सीबीआई जाती है। वेस्ट बंगाल ने मना कर दिया था एक बार, तब के बाद से ये बहुत डिबेट है फिर सेंट्रल एजेंसीज का मतलब क्या है, अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से मना कर सकती है तो एनआईए को नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज एक्सटेंसिव पावर टू इन्वेस्टिगेट टेरर एक्टिविटीज इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। केस को रजिस्टर कर सकती है, और लोगों को अरेस्ट कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ द
स्टेट गवर्नमेंट, ये याद रखना, ठीक है। अलाउ इन्वेस्टिगेशन अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। अब्रॉड में भी अगर ऐसे केसेस होते हैं तो वो अब्रॉड में जाकर के भी इंडिया की तरफ से इन्वेस्टिगेट करेगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी कि आप अब्रॉड जाकर के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जैसे खालिस्तानी मूवमेंट है ना, आपको पता है कि बहुत सारा इसका बेसिस कनाडा में है, तो अब पुलिस के लिए इट इज डिफिकल्ट, है ना, तो एनआईए इंडिया की तरफ से जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस कंट्री के साथ हमने कैसी ट्रीटी साइन कर रखी है ना। अब कोई कंट्री उन अपराधियों को भेजने से मना भी कर सकती है कि हमारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन ही नहीं कर रखी आपने हमारे साथ, हम नहीं भेजेंगे, वहां जाकर के आप इनको फांसी कर दोगे, है ना। पर जिनके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन हो रखी है वो कंट्री हैंड ओवर कर देंगे इस क्रिमिनल को एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के बाद, ठीक है। अब ये क्या क्या प्रोविजन है इस एक्ट में, क्या क्या लिखा है एनआईए के एक्ट में, ठीक है। इसमें पहला तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम स्टेट, if central government think that the offence is fit case to be investigated by agency, it shall direct the agency, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि ये जो एक्ट है या जो ऑफेंस है इट इज फिट एंड सुटेबल फॉर टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय एनआईए, तो वो क्या करेगा, एनआईए को भेज देगा। बट ऐसा भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में विदाउट एनी रिपोर्ट फ्रॉम स्टेट, सुओ मोटो, सुओ मोटो का मतलब होता है खुद, अपने आप, ठीक है, अपने आप डायरेक्ट द एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट द सेड ऑफेंस। तो दोनों ही रास्ते हैं उसके पास, या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद रिक्वेस्ट कर ले या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय एनआईए, तो इट कैन सेंड एनआईए, ठीक है। पावर टू इन्वेस्टिगेट कनेक्टेड ऑफेंस। अब आप देखोगे ना ऑफेंसेस का नेचर ना डिस्क्रीट नहीं होता कभी भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो दो ऑफेंसेस आपस में बहुत इंटरलिंक्ड होते हैं, है ना। आप देखो काउंटरफीट जो करेंसी का नेटवर्क है, इट विल बी रिलेटेड टू एनी अदर ऑफेंस, है ना। ये जो बेगर्स होते हैं, मैं बहुत बार बोलती हूँ क्लास में, हम दया की भावना में आके इनको पैसे दे देते हैं, बट इट इज एन, इस मनी का कोई भी लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं है कहीं पे भी, ये पैसा कहाँ जा रहा है यू नेवर नो इसका, क्योंकि सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। हो सकता है एक नेटवर्क ऑपरेट कर रहा हो, पैसे कलेक्ट करता हो, किसी ऊपर वाली एजेंसी को पैसे देता हो, उन पैसों से क्या खरीदा जाता है, क्या किया जाता है, आप और मैं नहीं जानते, ठीक है। सो अब देखोगे ना कि बहुत सारे ऑफेंसेस क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ड्रग्स का काउंटरफीट करेंसी का लिंक्ड मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि पैसों की जरूरत होती है इस ऑफेंस में, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क काम करता है। तो बहुत सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो सकते हैं। तो जो लिंक्ड ऑफेंस है, फिर अब क्या करेगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्या ये कह देगी कि नहीं ये काउंटरफीट का केस है, मैं नहीं लूंगा, ये तो लिंक्ड मिला काउंटरफीट से, करेंसी से, तो अब मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, नहीं। तो ये दोनों ऑफेंसेस में शेड्यूल ऑफेंस भी, और वो शेड्यूल ऑफेंस अगर लिंक्ड होता है, उसके साथ कोई ऑफेंस कनेक्टेड होता है, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। देन स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको असिस्टेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को, अगर जैसे हरियाणा में कोई ऑफेंस हो गया, तो अगर एनआईए आती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर अदर एक्ट्स, तो कुछ जैसे यूएपीए है, इस एक्ट के तहत भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अब आगे देखेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए एक्ट है ये, तो इन सारे एक्ट के तहत भी ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, अब उसमें अभियोजन चलेगा, अब उसमें मुकदमा चलेगा। अब ठीक है इन्वेस्टिगेशन कर दिया, मिल गया, चार्जशीट फाइल करेंगे, अब मुकदमा चलेगा कोर्ट में, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन कहाँ होता है, प्रोसिक्यूशन होता है एनआईए की स्पेशल कोर्ट्स में। अब नॉर्मल कोर्ट्स में ऑलरेडी केसेस इतने पेंडिंग है, और ये वाले केसेस होते हैं सेंसिटिव, तो हम नॉर्मल कोर्ट्स के थ्रू इन पे नहीं जा सकते, तो एनआईए के लिए स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई है। तो किसी भी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे सकते हैं इस एक्ट के तहत, ऐसा नहीं कि अलग से कोर्ट बनाई जाएगी, कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, उसको कहा जाएगा एनआईए स्पेशल कोर्ट, ना ना, किसी भी कोर्ट को दर्जा दिया जा सकता है स्पेशल कोर्ट का,
वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब कह रहा है शेड्यूल में कौन कौन से एक्ट्स आते हैं। अटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस हुआ है, एनआईए विल इन्वेस्टिगेट। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, इस पे भी एनआईए विल। देन एंटी हाईजैकिंग एक्ट, एयरक्राफ्ट वगैरह को हाईजैक कर लेते हैं ना, दिस इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, तो उसमें भी एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है, तो उसमें शेड्यूल में कई सारे दे रखे हैं, आपको बस मोटा सा आइडिया होना चाहिए कि ये इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, किसी को कोई सवाल यहाँ तक? हाँ हाँ, अदर एक्ट वाला दोबारा समझा। कौन सा वाला? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर अदर एक्ट। अंडर अदर एक्ट के कहने का मतलब ये है कि सिर्फ टेररिज्म से रिलेटेड नहीं, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट या फिर एटॉमिक एनर्जी एक्ट, इन सब के तहत भी, थैंक यू विशा, इन सब के तहत भी अगर कोई ऑफेंस होता है तो इट कैन इन्वेस्टिगेट, है ना। तो सिर्फ हम इसको ये नहीं कह सकते इट इज रिलेटेड टू टेररिज्म ओनली, अदर एक्ट्स भी हैं जो शेड्यूल में मेंशन है, इसीलिए इनको शेड्यूल्ड ऑफेंस कहा गया। जुरिस्डिक्शन एंड फेडरल इश्यूज, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? अब देखो दायरे को लेकर के दिक्कत होती रहती होगी हमेशा कि इसका इन्वेस्टिगेशन करने का दायरा कहां तक है, पुलिस का कहां तक है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, सबको पता है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के लॉज चलते हैं पुलिस के ऊपर, तो पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। देन एनआईए सेंट्रल एजेंसी, है ना, तो सेंटर कैन sue about a direct NIA to take over the cases, अपने आप भी टेक ओवर कर सकती है। देन स्टेट मस्ट प्रोवाइड असिस्टेंस। डिबेट कहां आती है फिर? डिबेट आती है कोऑपरेटिव वर्सेस कोऑर्सिव फेडरलिज्म में। ठीक है, तुम लोग इस चीज को हाईलाइट कर लो, बाकियों को इतनी कोई जरूरत है नहीं इसकी। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? सेंटर और स्टेट को कोऑपरेट करके चलना चाहिए। कोऑर्सिव का मतलब क्या होता है? जब सेंटर गवर्नमेंट अपने आप को असर्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि मेरी चलेगी, उसको कोऑर्सिव फेडरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो स्टेट्स इस चीज को लेकर के डिबेट कर रही हैं कि ये वही तो है कि ना आपको हमारी परमिशन की जरूरत, आप आकर के जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज कोऑर्सिव फेडरलिज्म रादर देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या तो अपनी चीजें हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हो, बट इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, है ना। तो आपका आंसर बैलेंस होना चाहिए इस चीज को लेकर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की कैसे काम करती है। इसको हेड कौन करता है ना, ये को एक डायरेक्टरेट जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल हेड करेगा। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन टीम होती है इनकी, है ना। अब जर्नलिस्ट का क्या करेंगे, क्राइम तो स्पेशल तरीके के हैं, उनकी समझ होनी बहुत जरूरी है, तभी इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी कि पुलिस वाले आर जर्नलिस्ट, ये जनरल क्राइम को देखते हैं, ये इस टाइप के एंटी हाईजैकिंग में दे आर नॉट ट्रेंड, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड ऑफेंसेस से दे आर नॉट ट्रेंड, है ना। तो ये स्पेशल तरीके की जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी स्पेशल होती है। ठीक है, एनआईए स्पेशल एनआईए कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल, ट्रायल जल्दी कराने के लिए स्पेशल कोर्ट्स होती है। प्रोसिक्यूटेड बाय स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, सरकारी वकील सुना है ना तुमने, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। ठीक है, वो सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ते हैं, तो ये इस केसेस के मुकदमे कौन लड़ता है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्हीं में से किसी को डेजिग्नेट कर देते हैं। एनआईए 2019 में कुछ मेजर चेंजेस किए गए एनआईए एक्ट में। पहला चेंज तो क्या किया गया, जो जुरिस्डिक्शन था वो एक्सटेंड कर दिया गया आउटसाइड इंडिया में। ठीक है, बाहर तक भी। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर एनआईए टू इन्वेस्टिगेट सच केसेस एज इफ ऑफेंस इज कमिटेड इन इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईए को अथॉरिटी दे सकती है और एनआईए उस केस को बिल्कुल वैसे ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है जैसे कि ये ऑफेंस इंडिया में ही हुआ हो। ठीक है, न्यू ऑफेंसेस एडेड, कुछ नए ऑफेंसेस भी इसमें ऐड किए गए, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना। देन काउंटरफीट करेंसी, बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, ऐसे कुछ हथियार हैं जो ना तो आप यहाँ नॉर्मली मैन्युफैक्चर कर सकते ना कैरी कर सकते। संजय दत्त वाला केस याद होगा आपको, है ना। अब AK-47 नहीं रख सकते आप लोग, है ना। तो सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स के लिए एक एक्ट है, और आजकल तो साइबर टेररिज्म वाला भी है ना।
गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो ये नए तरीके के ऑफेंसेस भी इस एक्ट में ऐड कर दिए गए कि ये भी बहुत सेंसिटिव है। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है ना। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनसे एक्सप्लोजन हो सकता है, तो वो रेगुलेटेड होते हैं इंडिया में। ऐसा नहीं कि कोई भी केमिकल कहीं से इकट्ठा करेगा यहाँ कुछ भी बना देगा, है ना। वो केमिकल, उनकी सेल, सब कुछ क्या होती है? रेगुलेटेड होती है ना। स्पेशल कोर्ट्स के थ्रू जो है वो काम किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे सकती है, कि ऑलरेडी एक सेशन कोर्ट है, उस सेशन कोर्ट को क्या कह सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि दिस इज स्पेशल कोर्ट। और स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। ठीक है, अब नए कुछ जो है वो अभी इसी साल कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। ये न्यूज में था, मतलब 2025 में ना, ये वॉज इन न्यूज। वो क्यों? 10 नए ब्रांच ऑफिस मिले हैं एनआईए को, कि हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और 18 नए ब्रांच ऑफिस मिले हैं। ठीक है, और बेसिकली 2 नई डिवीजन मिली है। एक इसके लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, दूसरी साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोसिव एंड प्रोहिबिटेड आर्म्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यूपा 1967, इसको अमेंड किया गया टू एम्पावर डीजी ऑफ एनआईए टू सीज एंड अटैच द प्रॉपर्टीज। ठीक है, यूपा एक्ट में बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? कि डीजी, जो एनआईए का डीजी है, मैंने बताया ना सबसे ऊपर वाली पोस्ट डीजी, डीजी के अंडर होता है सारा एनआईए। तो डीजी को ऑथराइज किया गया कि आप ऐसे बंदे जो इन ऑफेंसेस से रिलेटेड है, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हो और अटैच कर सकते हो केस में, है ना। देन कैपेसिटी एनहेंस की गई, साइंटिफिक और नई टेक्नोलॉजी से लेस किया गया एनआईए को। नेक्स्ट, थोड़ी सी फाइनेंशियल पावर्स भी दी गई। फाइनेंशियल कैसे? थोड़ा एनआईए को ऑटोनॉमी दी गई, और क्या कहा गया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए फॉर एंगेजिंग कंसल्टेंट, एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स, ये हायर कर सकती है एनआईए। ठीक है, another is allocation of funds to NIA has consistently increased since 2019 and 20। फंड्स जो है वो बढ़ाए गए, ये चेंजेस किए गए थे। अब ये सीबीआई में और एनआईए में डिफरेंस है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी एजेंसी। हालांकि ये अपनी पावर ड्रॉ करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक, नेक्स्ट, फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और सीबीआई किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस के अंडर। याद रखना ये बात। एनआईए कैसे इन्वेस्टिगेट करती है किन इंसिडेंट्स को? टेररिस्ट अटैक, फंडिंग ऑफ टेररिज्म, अदर टेरर रिलेटेड क्राइम्स, इनको इन्वेस्टिगेट करती है। सीबीआई करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अदर देन टेररिज्म, है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर एनआईए इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस इन एनी स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं ना, जाओ वहां जाकर के इन्वेस्टिगेट करो, सो मोटो भी। और दूसरा क्या है? इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विदाउट परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बट मैंने कहा था ना, सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती, ठीक है, बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि वो सीबीआई को ये कह सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि भाई इसकी जांच हम सीबीआई से कराएंगे, तो उनको किसकी जरूरत है? उनको स्टेट्स की परमिशन की जरूरत है। बट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द ऑर्डर डायरेक्टली। चैलेंजेस एंड कंसर्न, प्रॉब्लम क्या है? देखो, कन्विक्शन रेट कितना बढ़िया है, 94.7%। कि अगर 100 केसेस दर्ज हुए हैं, कन्विक्शन का मतलब है सजा दिलवाई है, 94% केसेस में सजा दिलवाई। ठीक है, कन्विक्शन रेट इतना बढ़िया है। और 47 अक्यूज्ड को 2023 से अटैच किया, अरेस्ट किया, 14 मोर देन प्रीवियस ईयर्स।
तो बढ़िया काम कर रही है, बट थोड़ी प्रॉब्लम्स है। कहाँ प्रॉब्लम है? एक तो डोमेन एक्सपर्टीज में प्रॉब्लम है। डोमेन एक्सपर्टीज का मतलब क्या है? इंडियन पुलिस से ही पर्सनल्स को लिया जाता है। डीजीपी पुलिस आईपीएस होता है, सीनियर आईपीएस, तो पुलिस पर्सनल्स को ही एनआईए में डेपुटेशन पे बुलाया जाता है। तो वो क्या है? जर्नलिस्ट है, बट इस एजेंसी को चाहिए स्पेशलिस्ट लोग। तो डोमेन एक्सपर्टीज की प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? क्रॉस बॉर्डर में प्रॉब्लम है। मैंने एग्जांपल भी डाला हुआ है कि जब खालिस्तानी एक ऑर्गेनाइजेशन था ना, सिक्स फॉर जस्टिस कनाडा में, तो वहां पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने से मना कर दिया था गुरपतवंत सिंह पन्नू को। वो हेड कर रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन को। वहां पे एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही थी, खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि इंटरपोल को, इंटरनेशनल पुलिस को, कि आप जो है रेड कॉर्नर नोटिस इशू करो। रेड कॉर्नर इशू करने का मतलब क्या है? इसके अगेंस्ट अगर नोटिस इशू हो जाता है एनआईए इसको अरेस्ट कर सकती थी, बट उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे केसेस में क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होंगी ठीक होगा शायद। इशू ऑफ फेडरलिज्म, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे केरला, छत्तीसगढ़, सुप्रीम कोर्ट चले गए ये कह के कि एनआईए स्टेटिंग इट्स वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पुलिसिंग इज लिस्टेड इन स्टेट सब्जेक्ट, कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि पुलिसिंग तो स्टेट सब्जेक्ट है, हमारी अथॉरिटी होनी चाहिए थी, ये सेंटर की कैसे? कुछ स्टेट को प्रॉब्लम रहती है। वेस्ट बंगाल एफआईआर एनआईए ऑफिसर्स के अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दी थी कि हाउ कैन दे इन्वेस्टिगेट। सीबीआई को तो खैर उन्होंने मना ही कर दिया था कुछ साल पहले। नेक्स्ट, ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन। अब कई एजेंसीज के साथ ओवरलैप हो रहा है ज्यूरिसडिक्शन का, कि सेम ऑफेंसेस पे वो भी कई बार काम कर रही होती है, ये भी काम कर रहे होते हैं, तो किसी को ये नहीं पता चलता कि ये किसका काम है मेजरली। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि एआई जैसी चीजें आ गई हैं अब। जब एनआईए बनी थी तब ऐसा कोई चीजें इतनी प्रिविलेंट नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड। काउंटर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पुलिस, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पुलिस पावर्स। पुलिस की पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करके रखना चाहती है। ये भी एक इशू है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार इन एजेंसी, स्पेशली आपकी सीबीआई, इन एजेंसीज का यूज पॉलिटिकल ऑपोजिशन को वीक करने के लिए किया जाता है ना? तो ये भी एक इशू हो सकता है। अब आ जाते हैं रिलेवेंस क्या है इसकी इंटरनल सिक्योरिटी में। काउंटर टेररिज्म जो है वो इंडिया, ये काउंटर टेररिज्म की बैकबोन है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। क्रॉस बॉर्डर टेरर और स्लीपर सेल्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर इसके पास है। कोऑर्डिनेशन है किस किस के साथ? आईबी, रॉ और स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल इंटीग्रिटी, बहुत जरूरी एजेंसी है ये। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, मैंने ये प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, इसको देख लेना कि ऐसे बन सकता है। ये बेसिकली पीवाईक्यू तो नहीं है, ये पीवाईक्यू नहीं है, ये मैंने ही बनाया अभी सुबह। पीवाईक्यू था दूसरा, वो मैं भेज दूंगी ग्रुप में। मेंस में 2019 में क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है, ये आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंटर्स दिए हैं, इनकी हेल्प से आंसर कर लेना अपना। अभी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ी थी द हिंदू में, उन्होंने कहा था कि ऑफिसर्स जो है इस टाइप की एजेंसीज में, जैसे कि आपका आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, और इस टाइप की एजेंसीज एनआईए हो गया, इनमें डेपुटेशन कम चूज कर रहे हैं। डेपुटेशन का ऑप्शन होता है ना कि आप 2 साल कहीं भी जा सकते हैं, 3 साल, मतलब जो भी टेन्योर है आप उसमें इन एजेंसीज में भी सर्व कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि यंग ऑफिसर्स बहुत कम चूज कर रहे हैं इन एजेंसीज को। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज थी, इसमें आप ड्रॉबैक या उसमें डाल सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया? स्टेट गवर्नमेंट है वो स्पेशल कोर्ट्स बना सकती है, उसको उसके लिए उसको परमिशन चाहिए कैसे? नहीं नहीं, दे कैन डेजिग्नेशन देनी है बस, क्योंकि कोर्ट तो ऑलरेडी है, उसको डेजिग्नेट करना है। अब जनरली ये काम ना स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही करा लिया जाता है, कि उनको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर का कहाँ क्या है, कहाँ बेटर हो सकता है, तो उनको कहेंगे कि जी डेजिग्नेट कर दो किसी भी सेशन कोर्ट को, तो डेजिग्नेट कर देते हैं। ठीक, कोई और क्वेश्चन समझ आया? Yes. ओके।